हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2017 में आया हुआ विज्ञान सैद्धांतिक प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न दिया है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन इज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा प्रश्न है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। तो देखिए, अगर कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका मतलब वो विलयन अम्लीय है, अम्ल है कोई। और अम्ल के पीएच सदैव 7 से नीचे होते हैं, 7 से नीचे होते हैं। तो यहाँ देखिए सारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर दिख रहा है, जिसका जो है 1। और बाकी 8, 9, 10 ये जो होंगे ये 7 से ऊपर हैं, तो ये क्षारीय नेचर के होंगे, जिन्हें हम बेसिक प्रॉपर्टी के कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, पादप में जाइलम का कार्य है। तो पौधों में या पादपों में जाइलम का कार्य होता है जल का वहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जल का वहन करना इनका काम होता है जाइलम का। देखिए अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है जनित्र के द्वारा, जनरेटर के द्वारा। इसका सही आंसर है जनित्र या जनरेटर। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। तो लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर 1/F, और F होना चाहिए मीटर में। F जो है वो मीटर में होना चाहिए। अगर मीटर में नहीं है तो उसे मीटर में बदलेंगे। तो यहाँ पर हम जो मान रखेंगे P बराबर 1/F, यानी कि 50 सेंटीमीटर। तो अगर हम 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1/0.5 मीटर। 1/0.5 मीटर। तो 1 को जब हम 0.5 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 2 प्लस के 2। तो आंसर जो निकल के आता है हमारा वो है 2 डायोप्टर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ये डायोप्टर D लिखा हुआ है डायोप्टर के लिए। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। तो जब भी आप लेंस की क्षमता निकालेंगे, एक तो फोकस दूरी को मीटर में रखेंगे, और दूसरा जो है लेंस की क्षमता जब निकल जाएगी तो उसके पीछे डायोप्टर मात्रक का D लिखेंगे, D प्रतीक उसका लिखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। Which of the following is not an example of a biomass energy source? तो बायोमास का मतलब होता है जो पेड़ पौधों या जीव जंतुओं से प्राप्त चीज़ें होती हैं वो। तो यहाँ पे लकड़ी, गोबर गैस और कोयला किसी न किसी रूप में पादप या जंतु से प्राप्त है, जबकि नाभिकीय ऊर्जा इनमें नहीं आती। तो यहाँ पे आंसर है नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। न्यूक्लियर एनर्जी, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। अगला प्रश्न है, उस धातु का नाम व संकेत लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ द मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इन नॉर्मल टेम्परेचर। तो इसका आंसर है मरकरी, जिसका प्रतीक होता है Hg। जिसका प्रतीक होता है Hg, मरकरी का प्रतीक होता है Hg। तो ये वो धातु है जो सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न पूछा है, एकलिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प का एक एक उदाहरण लिखिए। राइट वन एग्जाम्पल ईच ऑफ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। एकलिंगी पुष्प वे पुष्प होते हैं जिनमें केवल मादा या फिर केवल नर जननांग पाए जाते हैं, और उभयलिंगी पुष्प वे पुष्प होते हैं जिनमें मादा और नर दोनों जननांग पाए जाते हैं। तो एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं जैसे पपीता, तरबूज, लौकी आदि, और उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं जैसे सरसों, गुड़हल आदि। तो इस प्रकार से अधिकतर जो हम पुष्प देखते हैं वो लगभग द्विलिंगी पुष्प होते हैं, या बाइसेक्सुअल या फिर उभयलिंगी पुष्प होते हैं।
तो स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम across 2 point having potential difference of 1 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में बताया है कि 1 वोल्ट विभवांतर है, यानी कि V 1 वोल्ट है और Q 1 C है। C फॉर कूलाम, कूलाम के लिए C लिखा जाएगा। तो हमें जैसे कि हमें पता है सूत्र होता है V बराबर W अपॉन Q, W अपॉन Q। तो देखिए अगर हम यहाँ पे मान रखते हैं W बराबर निकालें तो W बराबर आ जाएगा V इंटू क्यू। W बराबर जो मान आएगा वो आएगा V इंटू क्यू। W बराबर V इंटू क्यू। V का मान 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट इंटू Q का मान 1 C। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो W बराबर आएगा 1 और 1 के पीछे हम W का मात्रक लगाएंगे तो हमें पता है कि कार्य का मात्रक होता है जूल। तो 1 जूल, इसका आंसर आएगा 1 जूल। इसका आंसर होगा 1 जूल ऊर्जा। वन जूल कार्य। अगला प्रश्न है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब बना सके। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब बना सके। नेम द मिरर दैट कैन गिव एन एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। इसका आंसर है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन सा रसायन मुख्यतः उत्तरदायी माना गया है? विच केमिकल इज मेनली कंसीडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? तो इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका मेन कारण है जिसकी वजह से ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है। देखिए अगला प्रश्न है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो अगर हम बात करें बेकिंग सोडा की, यानी कि खाने वाले की सोडा की, तो आपको पता है बेक करना, हम ये शब्द कहाँ यूज़ करते हैं? केक बेक करना, पेस्ट्री बेक करना, तो बेकिंग में यूज़ करते हैं। खाने वाले सोडे को अगर हम पता करें कि एक तो बेकरी उद्योगों में ये यूज़ होता है, दूसरी बात प्रति अम्ल औषधि के घटक के रूप में, प्रति अम्ल यानी एंटासिड औषधि के रूप में, जो औषधि बनाई जाती है उसके घटक के रूप में, और दूसरा इसका काम होता है भोज्य तथा पेय पदार्थों में योगात्मक रूप में, मतलब उनमें डाला जाता है, भोज्य तथा पेय पदार्थों में डाला जाता है। दूसरी तरफ है धोने का सोडा। धोना यानी जैसे हम कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने में जो हम अपमार्जक के रूप में जो यूज़ करते हैं उसमें ये सोडा डाला जाता है। इसके अलावा कांच, साबुन, कागज़ के निर्माण में, जल की स्थायी कठोरता के निवारण में हम इसका यूज़ करते हैं। तो धोने के सोडे के उपयोग हो गए कांच, साबुन, कागज़ के निर्माण में और जल की स्थायी कठोरता के निवारण में, और बेकिंग सोडा या खाने के सोडे के उपयोग हो गए प्रति अम्ल औषधि के घटक के रूप में और भोज्य तथा पेय पदार्थों में योगात्मक के रूप में। तो अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति के आधार पर निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए, यानी कि IUPAC नेम बताना है। तो सबसे पहले जब भी हमें किसी चीज़ का IUPAC नेम लिखना हो, किसी भी हाइड्रोकार्बन का या किसी हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न का, तो हम सबसे पहले कार्बन गिनते हैं कि लगातार एक दूसरे से जुड़े हुए कार्बन टोटल कितने हैं। तो जैसा कि पहले वाले चित्र में हमको दिख रहा है कि टोटल कार्बन 4 है। अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है। और जब भी कार्बन की जितनी संख्या होती है उसी के अनुसार उनका नाम रखा जाता है।
तो जैसे अगर 1 कार्बन होगा तो मैथ बोलेंगे, 2 कार्बन होगा तो ऐथ बोलेंगे, 3 कार्बन होगा तो प्रोप बोलेंगे और 4 कार्बन होगा तो ब्यूट बोलेंगे। तो यहाँ पे 4 कार्बन है तो इसलिए हम इसको ब्यूट बोल देंगे। तो पहले हम इसका नाम आगे से हम रख देंगे, इसका नाम होगा ब्यूट, आगे से ब्यूट इतना शब्द हम रख देंगे। और उसके बाद हम देख रहे हैं ये एक ग्रुप है, जो ग्रुप होता है COOH ग्रुप। तो जब COOH ग्रुप किसी हाइड्रोकार्बन में जुड़ा होता है तो उस हाइड्रोकार्बन के नाम के पीछे ओइक अम्ल लगा देते हैं, ओइक अम्ल लगा देते हैं। तो यहाँ पे पहले से इसका नाम था ब्यूट और उसमें ओइक अम्ल लगाएंगे तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक, और साथ में हम लगाएंगे तो अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल इसका नाम हो जाएगा पहले वाले का। देखिए अब हम दूसरे वाले का नाम रखने जा रहे हैं, इसका नाम पता लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कार्बन गिनेंगे तो कार्बन है 1, 2 और 3, केवल 3 कार्बन है। और अभी हमने बताया 1 कार्बन होगा तो मैथ, 2 कार्बन होगा तो ऐथ, 3 होगा तो प्रोप। तो इसके नाम का पहला शब्द हमें पता चल गया प्रोप, प्रोप शब्द आएगा। फिर हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर जो है 3 बंद एक साथ मिल रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ पर आयन शब्द जुड़ जाता है। जैसे अगर सिंगल बॉन्ड हो, एक ही बंद हो तो इन शब्द जुड़ जाता है। 2 बंद हो कहीं पर भी उस बताए गए कार्बनिक यौगिक में 2 बंद हो तो इन जुड़ जाता है, और अगर 3 बंद हो तो आयन जुड़ जाता है। तो यहाँ पे 3 बंद है इसलिए आयन शब्द हम इसके साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को मिला के नाम लिखते हैं, संधि करते हैं अगर हम इन दोनों के नामों की, तो शब्द आ जाएगा प्रोपाइन। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन या प्रोप धन आइन, प्रोप आइन। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं प्रोप 1 आइन, क्योंकि ये पहले नंबर के कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है या 3 बंद है, इसलिए प्रोप 1 आइन कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम जो होगा वो प्रोप 1 आइन, यानी कि पहले नंबर के कार्बन पे 3 बंद एक साथ हैं। तो इस तरीके से हम इनका नाम लिख लेंगे। तो ये था कुछ प्रश्नों के हमने आज आंसर याद करने की कोशिश करी। तो ये था आज का वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों को भी बताइए ताकि सभी इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।